हेलो एवरीवन। यह है हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में हमारा राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पेज है हमारा, जिसमें फिगर नंबर 1 है हमारा, जिसमें हमारा दिया हुआ है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना यहाँ पे की गई है पूरे विश्व भर में, जो कि क्या हो, प्रजातांत्रिक सरकार हो, ठीक है, और वहां पर सामाजिक गणतंत्र सभी के बीच में हमारा रहे। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, मतलब राष्ट्रों के बीच में हमारा एक सही तरीके का समझौता रहे। यह जो पिक्चर है, जिसको प्रिंटेड फॉर्म में आपका प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था एक आर्टिस्ट के द्वारा, जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक सोरू। कब ये बनाया गया था आपका, तो 1848 में। नीचे जो भी आपका इंट्रोडक्शन पेज में दिया हुआ, इसी पिक्चर्स को हमें उसमें समझाया गया है। इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। In 1848, Frederick Soru, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dreams of a mind made up of democratic and social republics, as he called them. 1848 में फ्रेडरिक सोरू एक फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज की ड्रीम किया था, एक ऐसे विश्व का ड्रीम किया था उन्होंने, जो कि जहां पे हमारा प्रजातंत्र हो और सामाजिक गणतंत्र हो हमारा, मतलब कि नियम कानून भी हो और वहां पर लोग अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को भी चुन सके, जैसा कि फिगर हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ Europe and America, men and women of all ages and social groups, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो ये क्या कह रहा है हमारा, कि यहाँ पे जो 4 प्रिंट्स था, उसमें से पहले प्रिंट में हमारा दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, जो एक लंबे ट्रेन में, मतलब कि देखिए पिक्चर में देखिए, तो दूर से हमारा लग रहा है कि जैसे कि एक लंबा सा ट्रेन चला हुआ है। किन लोगों का ट्रेन है भाई, तो ये मर्द और औरतों का ट्रेन है। ठीक है, कोई इंजन बोगी, इसमें सभी मर्द और औरत है, और खास करके इसमें सभी उम्र के लोग हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑल एजेस, सभी उम्र के हैं और सभी अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा सभी एक साथ हमारे आ रहे हैं। और जब वो आगे की ओर आ रहे हैं, तो सबसे यहाँ पे आपका क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जिसमें जिसके आगे वो जा रहे हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लिबर्टी मतलब तो आज़ादी हो गया, उन लोगों को आज़ादी मिला, तो अब वो अपना जीवन आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. उस समय के जो कलाकार लोग थे फ्रांस की क्रांति के समय के, उन्होंने फीमेल फिगर को एलोबरेट किया था लिबर्टी को बताने के लिए। ठीक है, जहां पे हमारा जो फीमेल फिगर है, ठीक है, जिस प्रकार हमारे भारत में भारत माता कही जाती है, उसी प्रकार अलग अलग कंट्रीज में उस समय में जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो नेमिंग आपका दिया गया था। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट बियर्स इन वन हैंड। उनके हाथ में अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमारा एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये हमारा टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, मतलब कि अब लोग अंधकार से उजाले की ओर जा रहे हैं, लोगों को अब सही समझ आ रहा है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में उनके पास क्या है, लोगों का जो भी अधिकार है, उसके सारे नियम कानून इसमें हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें बताया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है हमारा। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए, तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। धरती पर आगे देखा जाए, तो आगे की तरफ हमारा ये सब जो दिख रही है, ठीक है, ये सब जो दिख रही है, पहले के समय के जितने भी यहाँ पे सबूत बचे हुए हैं, ठीक है, जो सिंबल्स हमारे हैं, बेसिकली सिंबल्स किस चीज के हैं, तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब हमारा क्या हो गया, एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार जहां पे हमारा रूल क्या हो है, दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। जो भी पावर वहां पे है, उस पे कोई नियम कानून हमारा उसमें ना हो। इतिहास में हमारा ये मोनार्कियल शासन को, जहां पे पूरा का पूरा हमारा जो वर्चस्व कहे या पावर कहे, वो सेंट्रलाइज्ड होता था, मतलब राजा के पास अधिकार होता था, चाहे वो मिलिट्री का प्रशासन हो या फिर हमारा लोगों को दबा कर रखने का, रिप्रेसिव मोड हम लोग जिसे कहते हैं। तो इन सभी के बिखरे हुए सबूत हमें जमीन पर आगे की ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारे आगे देखते हैं। इन सोरोज यूटोपियन विजन्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेडरिक सोरू ने एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन क्या होता है, एक ऐसा समाज जहां पर वो आदर्शवादी जीवन वहां पर लोग जिए, जो कि एक्चुअली में हमारे अभी करंट के इस वर्ल्ड टाइम में हमारा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे वो 100 साल पहले की बात किया जाए, चाहे अभी की बात किया जाए, चाहे वो बाद की बात हमारा किया जाए, तो एक ऐसे समाज की परिकल्पना वो करते थे जहां पर पूरा जो विश्व है वो हमारा अलग अलग राष्ट्र में बटा हुआ हो, डिस्टिंक्ट नेशन।
ठीक है, और उनको पहचानने के लिए उनका अलग अलग क्या हो, हमारा फ्लैग्स हो, झंडा हो, और उनके अलग अलग राष्ट्रीय पहनावे हो, कॉस्ट्यूम। लीडिंग द प्रोसेशन, इस प्रोसेशन, इस जुलूस को आगे की ओर जो ले जा रहे हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास्ट में, वो हमारे सबसे पहले कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि अमेरिका। अमेरिका के पीछे हमारा स्विट्जरलैंड है, ठीक है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, जो उस समय तक राष्ट्र बन चुके थे, अलग राष्ट्र बन चुके थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है जिसमें फ्रांस, फ्रांस हो गया। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर, फ्रांस जो है जहाँ पे क्रांति हमारा चल रहा था, तो क्रांति को दिखाने के लिए वहां पर क्रांतिकारी झंडा का इस्तेमाल किया गया था जिसमें हमारा 3 कलर था। हैड जस्ट रीच द स्टैचू, वो स्टैचू के पास जस्ट ही पहुंचा है, जो कि हमारा सबूत है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस समय हमारा के आसपास हुआ था। सी इज फॉलोड बाय, सी यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि इस फीमेल फिगर से हमारा कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लोग उनके पीछे पीछे हैं, किसके पीछे, तो फ्रांस के पीछे। बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, उनके पास हमारा क्या है, काले, लाल और गोल्डन कलर के झंडे हैं। Interestingly, at this time, Frederick Rousseau, when created this image, the German people did not yet exist as a united nation. मतलब कि एक बस संयोग हो गया हमारा, ठीक है, कोइंसिडेंस हो गया कि फ्रेडरिक सोरो ने जब ये इमेज बनाया था उस समय एक्चुअली में जर्मन पीपल भी हमारे एक यूनाइटेड नेशन की ओर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। उनका जो झंडा था हमारा, वो उनको विश्वास दिला रहा था कि हम लोग भी क्या हो सकते हैं, लिबरल हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं 1848 तक। Is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking people participating into a nation state under a democratic constitution. उसके बाद वो सारे जितने भी जगह पर जर्मन बोलने वाले लोग थे या समुदाय थे या फिर रीजन थे हमारे, उसको मिलाकर हमारा एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही थी। और वहां पर रूल हमारा किस प्रकार का होता, यह डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रजातांत्रिक संवैधानिक रूल हमारा वहां पे होता। फॉलोइंग द German people are the peoples of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। जर्मनी के लोगों के पीछे कौन लोग थे, ऑस्ट्रिया के लोग थे, टू सिलिसिस के साम्राज्य के लोग थे, लोम्बार्डी के लोग थे, पोलैंड के लोग थे, इंग्लैंड के थे, आयरलैंड के थे, हंगरी के थे, ठीक है, और साथ में लास्ट में रसिया के भी थे। फ्रॉम द हिवेंस एबव, मतलब कि फिर से पिक्चर पे आते, ऊपर से अगर देखा जाए तो स्वर्ग से जितने भी एंजल्स हैं, ठीक है, जितने भी भगवान हैं, यहाँ पर देखिए प्लस साइन का हमारा इस्तेमाल किया गया है, फ्रेटर्निटी को बताया गया, सभी लोग क्या कर रहे हैं, नीचे के लोगों को आशीर्वाद यहाँ पर दिया जा रहा है कि सभी लोग अब भविष्य में क्या हो, अच्छे से जिए, एक प्रजातांत्रिक जीवन जिए। तो फ्रॉम द हिवेंस एबव क्रिस्ट सन्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, सभी लोग एकदम एक टक से, गेज मतलब एक टक से उस सीन को वो लोग देख रहे हैं, ठीक है, स्वर्ग से। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वे हमारे अलग अलग राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, सभी फ्रेटर्निटी मतलब सभी राष्ट्र जो है अलग अलग रहे लेकिन मिलजुल कर वो रहे, इसकी वो फीलिंग देने की कोशिश कर रहे थे इस पिक्चर के थ्रू। This chapter deal with many of the issues visualized by Frederick Soru in Figure 1. Figure 1 में फ्रेडरिक सोरू ने जो भी समझाया है पिक्चर के माध्यम से, उसमें बहुत सारे मुद्दाएं छिपी हुई हैं। उन्हीं सारे मुद्दाओं को हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes into the political and mental world. 19वीं शताब्दी के दौरान हमारा राष्ट्रवाद जो था वो लागू हो रहा था, ठीक है, और जो कि दुनिया से और खास करके यूरोप से राजनीतिक और मानसिक रूप जो था हमारा, उसमें काफी ज्यादा बदलाव आने वाला था। स्वीपिंग चेंजेस मतलब कि बदलाव आने वाला था हमारा। The end result of these changes was the emergence of the nation state. इस जो भी प्रक्रिया हो रही थी उस वो सारे बदलाव का हमारा क्या होने वाला था, तो हर स्टेट जो है वो हमारा एक नेशन स्टेट में बदलने वाला था,
ठीक है, नए नेशन स्टेट का जन्म होने वाला था। इन प्लेस ऑफ मतलब कि किसके बदले होने वाला था, उस समय यूरोप के अलग अलग जगहों पे हमारा मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर चलता था। मतलब कि एक ही राजा हो, ठीक है, उनका अलग अलग नेशन स्टेट्स को, वो लोग क्या नेशन स्टेट बेसिकली था नहीं, वो अलग अलग रीजन्स को अपने अंडर कर कर साम्राज्य वो चला रहे थे। The concept of practices of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। उस समय जो हमारा कंसेप्ट आया था और लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मॉडर्न स्टेट का, जिसमें हमारा पावर जो हो, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, लेकिन उसको ये डिफाइन किया हुआ हो कि कहाँ कहाँ किस किस टेरिटरी में आपका ये रूल है, ठीक है, had been developing over a long period of time in Europe, जो कि यूरोप में हमारा काफी समय से इसका विकास पर काम चल रहा था। But a nation state was in which the majority of the citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। लेकिन ये हमारा जो नेशन स्टेट हुआ, जिसमें हमारा रूल क्या होगा, लोगों का ही होगा, आम सिटीजन्स का होगा, जो मेजोरिटी में हमारा प्रेजेंट है, ना कि रूलर्स का हमारा होगा, जिसके वजह से लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी पता चल सके कि नहीं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है हम सभी ने उसको उनको चुनकर भेजा है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। सभी लोगों का, उनमें से लोग आम लोगों के बीच में से जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, हमारे इतिहास को वो बता रहे हैं, जो कि सही रहेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट, ठीक है, जो कि जिनको अभी अगर जरूरत सही लगे वो हमारा यहाँ पे उसको डिफरेंस टेबल में जरूर उसको बनाइएगा। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब जो लोगों के बीच में आम फीलिंग है, कॉमन फीलिंग है, वो पहले बहुत हिस्ट्री के समय से, मतलब इतिहास से आपका लोगों के बीच में नहीं था, इसको लाया गया। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, मतलब इसको लोगों के मन में ये गढ़ा गया संघर्ष के द्वारा, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर, जो नेता थे उनके कामों के द्वारा, आम लोगों की वजह से, ठीक है, आम लोगों के मन में ये बात गढ़ा गया। कौन सा बात, तो लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी होने का। दिस चैप्टर लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू द नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम टू बी इन 19th सेंचुरी यूरोप। यह चैप्टर हमें किस प्रकार अलग अलग नेशन स्टेट्स हमारा है और उन सब में क्या डाइवर्सिटी हमारा है, और हमारा राष्ट्रवाद का फीलिंग कैसे आया यूरोप में हमारा 19वीं शताब्दी में। ये था हमारा बेसिकली क्या, तो पिक्चर 1 का एक्सप्लेनेशन, और इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया कि आगे हमारे चैप्टर्स में और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी को जो भी मैंने बताया वो यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पर देखिए, न्यू वर्ड्स में क्या दिया है। प्लेबेसाइट, प्लेबेसाइट बेसिकली क्या है, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। मतलब कि एक डायरेक्ट वोट का सिस्टम, जहां पे लोगों से हमारा पूछा जाता है किसी भी प्रपोजल, मतलब कि प्रस्ताव को, किसी भी काम को, कि उनको वो एक्सेप्ट है या फिर नहीं है। अगर इसमें किसी को भी अगर कुछ भी अगर डाउट आता है तो वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, कल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस की क्रांति जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वहां से किस प्रकार हमारा आगे इसको बढ़ा जाएगा, राष्ट्रवाद का फीलिंग हमारा कैसे आया। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।